आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मॉडुलस। मॉडुलस के बाद उसका कंजुगेट क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जड़ से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई के। इसके अंदर x जो है ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, एंड जो y है आयोटा y है ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट होगा, और जो i है यहाँ पे ये इमेजनरी नंबर होता है, इमेजनरी नंबर, और इसको हम बोलते हैं आयोटा। i इज इक्वल टू आयोटा, और i की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है √-1। और जब अगर ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट रियल नंबर, फर्स्ट इट इज़ द सम ऑफ द टू पार्ट्स, फर्स्ट द रियल पार्ट एंड सेकंड इज़ द इमेजनरी पार्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द इमेजनरी पार्ट एंड द सम ऑफ द रियल पार्ट। मीन्स देखो जैसे कि हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जब अगर हम बात करें कि मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड को हम जेड और दोनों साइड एक डंडी लगाकर इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो ये जो साइन होता है ये मॉडुलस का साइन होता है। फिर उसके बाद आती है कि तो इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास अंडर रूट ऑफ ये जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजनरी मीन्स जो इमेजनरी पार्ट है मीन्स आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, बस यही हमारे पास मॉडुलस होता है। और एक बात है कि जो मॉडुलस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या नहीं आता, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, सॉरी मॉडुलस कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो बट कैन बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो। ओके, उसके बाद मैं बात करूं हमारे पास कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास एक तरीके से साइन चेंज होता है ऑफ द रियल पार्ट ओनली। मीन्स अगर हम जो हमारे पास कोई टॉपिक है या मीन्स हमारे पास जो हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास कंजुगेट क्या होता है, तो कंजुगेट होता है इसका, इसके ऊपर एक डंडी लगाई जाती है। कंजुगेट जैसे हम बार के अंदर लगाते हैं उसी तरीके से हम कहते हैं कि कंजुगेट की एक ऊपर ऐसे बार लगाया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है एक्स सेम प्लस आयोटा, आयोटा है वो चेंज हो जाता है। मीन्स जो ये जो पार्ट है, जब आयोटा वाला पार्ट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव। हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव लिखेंगे और आयोटा वाई। और अगर इसी केस के अंदर z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई अगर ये है और इसका हमें अगर कोई कंजुगेट निकालने के लिए बोले तो हम कहेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। मीन्स हमें बस जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है विद नेगेटिव। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की और कंजुगेट की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ को। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास अगर गिवन हो कि z इज इक्वल टू, अगर हमारे पास z गिवन है और अगर हम मल्टीप्लाई करें z इंटू जेड कंजुगेट की तो इक्वल होगी मॉडुलस ऑफ z के। देखो हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो z हमारे पास होगा 21 की इक्वल होगा x प्लस आयोटा वाई, और अगर हम बात करें z कंजुगेट की तो इक्वल होगा x माइनस आयोटा वाई। और ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ z इंटू जेड कंजुगेट की तो वो इक्वल होता है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये इक्वल होगा हमारे पास x माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया
माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। या मतलब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर ये हो गया तो एक्स स्क्वायर तो सेम। अब हमारे को मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस होती है, -1 होती है, और एक माइनस यहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ जेड होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर लगा दें तो हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है वो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, जेड इंटू जेड कंजुगेट इंटू जेड, और इज इक्वल टू एंड जेड इंटू जेड कंजुगेट, ठीक है। ये सभी इक्वल होंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। जो ये हमारा जो पहले वाला है ये ठीक हो गया। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट होता है वो कहता है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा किसके, Z1 इंटू Z2, ठीक है। ये हमारे पास रूल है कि मतलब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन दे देगा ये और आपको बोलेगा कि सॉल्व करो, तो अब क्या करते हो कि इसकी मतलब अगर हम इसको मेथड से पूरे मेथड से सॉल्व करें तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का पहले निकालो, मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसका कंजुगेट करो, उसके बाद इसका मॉडुलस निकालो। लेकिन हमारे पास जब हम इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं क्या कि हम सीधा डायरेक्ट Z1 और Z2 का अलग अलग मॉडुलस निकालेंगे, अलग अलग मॉडुलस निकाल के उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी इक्वल होगा किसके, Z1 मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई का जो मॉडुलस है उसके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कि जो तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी ये प्रॉपर्टी मैंने गलत दिख दी है, जो प्रॉपर्टी है वो है कि Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस वुड बी इक्वल टू Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि मॉडुलस ऑफ Z है वो इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ Z का मॉडुलस के इक्वल। देखो अभी इसको प्रूव करते हैं, तो हम कहेंगे कि मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई वुड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस आयोटा वाई। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो मॉडुलस है वो कभी भी साइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी वैल्यू क्या है। इसी तरीके से इस वाले केस में भी ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कंजुगेट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास उससे जो हमारे पास मॉडुलस से, ये तो हमने पढ़ी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़। कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको दोनों का जोड़ का जो कॉम्प्लेक्स वो है कंजुगेट है, मीन्स Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट है, वो इक्वल होगा पार्सली मीन्स अलग अलग Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के सम के इक्वल, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि अगर देखो Z इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस आयोटा वाई है, और अगर हम इसका एक बार निकालेंगे तो हमारे पास इक्वल होगा x प्लस आयोटा वाई, x माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा वाई, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 2 बार कंजुगेट निकाल दूँ तो ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, z। तो हम कह सकते हैं कि z का डबल कंजुगेट वुड बी इक्वल टू z, जो कि हमने यहाँ पे बताया है। Z का डबल कंजुगेट Z के इक्वल ही होता है, और इस अकॉर्डिंग टू द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट हम कह सकते हैं कि सेकंड भी ठीक होगी। उसी तरीके से हमारे पास Z1 डॉट Z2 यह है इक्वल होती है कि Z1 Z2। हमारे पास जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें इनकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं ये प्रूफ बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इन्हें बस सिंपली इनको बस याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ आयोटा की प्रॉपर्टीज़ हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आयोटा स्क्वायर होती है, और आयोटा क्यूब है, हम उसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर।
तो हम कहेंगे कि आयोटा इंटू -1, तो हमारे पास इक्वल हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आयोटा रेज़ टू पावर 4 की, तो आयोटा रेज़ टू पावर को हम क्या 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 और उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमारे पास आती है कि अगर हम किन्हीं भी 4 कंजुगेटिव हमारे पास जो पावर्स होती हैं, मीन्स जैसे आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स का हम जो सम निकालेंगे वो हमेशा 0 होगा। प्रूफ के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो शुरू में क्या है, आयोटा रेज़ टू पावर 1 2 3 4। ठीक है, आयोटा रेज़ टू पावर 1 2 3 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जब इनका सम निकालेंगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। देखो जैसे कि अगर इस केस में मैं बात करूँ, अगर मैं इन चारों का सम निकालता हूँ तो +1 वुड बी कैंसिल टू द -1, और जो रूट -1 का रूट है वो इक्वल है आयोटा के, नीचे पॉजिटिव आयोटा वुड कैंसिल टू नेगेटिव आयोटा, ये इक्वल हो गया 0 के। अब हमारे पास आती है कि क्वेश्चंस आते हैं कि आयोटा रेज़ टू पावर 435, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आयोटा रेज़ टू पावर 435। इसके लिए आपको करना क्या है कि 435 है उसको 4 से डिवाइड करो 1, तो हमारे पास 4 गया, तो बचा क्या 0, उसके बाद 3 आ गया, 3 के ऊपर जाता नहीं है, उसके बाद हमने 5 उतारा तो 8 32, हमारे पास बचा क्या 3। तो हम कह सकते हैं कि आयोटा रेज़ टू पावर 435 वुड बी इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 105, आई थिंक 4 सॉरी इट वुड बी 8 सॉरी 108 इंटू आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और अब हमें पता है कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू मीन्स 1 की पावर 108 होगी, तो वो 1 होगी। उसके बाद है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और आयोटा की वैल्यू सेम आयोटा। तब हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो आयोटा रेज़ टू पावर 435 की वैल्यू होगी वो आयोटा के इक्वल होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने मानो कि एग्जांपल लिया आयोटा रेज़ टू पावर 201। अब देखो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 50 इंटू आयोटा, तब इसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी, और 1 रेज़ टू पावर 50, 1 की पावर कितनी भी हो हमारे पास 1, तो 1 इंटू आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको अगला जो वीडियो होगा जो कल आएगा उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलो अभी हमारे पास आता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारे पास, जैसे मान लो कि ये जो है ये हमारे पास यहाँ लाई करेगा, तो हम इसको मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस इसको हम इससे मिला देंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, तो जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है बाय दिस मीन्स अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ की जो वैल्यू है एक्स और वाई है, तो जो ये एंगल है यहाँ का विद जो ये लाइन है इसका और इस जो एक्स एक्सिस है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ही एंगल हमारे पास आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है वो होता है कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स। बट जो कुछ बच्चे होते हैं उनको जब प्रॉब्लम कब आती है, जब y की वैल्यू नेगेटिव दे दे या x की वैल्यू नेगेटिव दे दे, तो वो क्वाड्रेंट्स को चेंज करने में अनेबल होते हैं। इसलिए उसके लिए एक ट्रिक बनाई जाती है कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो हम लेंगे कि थीटा इज इक्वल टू मीन्स जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी tan इनवर्स y अपॉन एक्स के। ठीक है, मीन्स जब x और y दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो तो जो वैल्यू ऑफ मीन्स आर्ग्यूमेंट होगी वो होगी हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स। और जब हमारे पास जड़ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, मीन्स जो वैल्यू ऑफ x है वो नेगेटिव हो जाए और वैल्यू ऑफ y है वो पॉजिटिव हो जाए, तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी पाई माइनस tan इनवर्स
मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। एक चीज़ याद रखना, जब आप बात करते हो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट निकालने की, तो आपको यहाँ पे जो टेन इनवर्स लेना है वो हमेशा मॉडुलस में ही लेना है। सॉरी फॉर अगर आपको कोई अभी कोई आवाज़ सुनी हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि टेन इनवर्स वाई अपॉन, मतलब जब हम क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग जब हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, तो हमें यहाँ पे टेन इनवर्स मॉडुलस लेना है। और अगर हम सिंपल इस फॉर्मूले से निकालते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बिना कोई क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको ये सब छोड़ो, आप ये फॉर्मूला याद रखना। अगर वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें ये यूज़ करना है, और थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो हमें माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। मीन्स आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मॉडुलस होना बहुत ज़रूरी है, और जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस पाई से इक्वल या छोटी, और थीटा के मतलब ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में ही लाई करेगी, और माइनस पाई और प्लस पाई की इक्वल भी हो सकती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो कभी भी पाई और माइनस पाई से छोटी या बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद मतलब माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में ही लाई करेगी। उसके बाद हमारी आती है कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है 0 प्लस 0 आयोटा, तो इसका जो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जबकि इस केस के अंदर जो इक्वल होगा टेन इनवर्स वाई भी जीरो और एक्स भी जीरो, तो टेन 0.0 हमेशा नॉट डिफाइन होती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो इसलिए हम इसको जो जीरो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते। उसके बाद आता है कि हमारे पास अगर कोई प्योर इमेजनरी नंबर हमारे पास आए तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा π/2 या -π/2 होगा। देखो अगर मैं बात करूँ प्योर इमेजनरी नंबर की तो 0 + 3 आयोटा ये मेरे पास प्योर इमेजनरी नंबर है, क्योंकि यहाँ पे प्योर इमेजनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रियल नंबर की वैल्यू, रियल पार्ट है वो 0 हो, ठीक है। और प्योर रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स प्योर रियल नंबर वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनके अंदर जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर टॉपिक की, तो हमारे पास जो टॉपिक क्या है, मतलब इसके अंदर जो है जो रूल के अंदर दिया गया है वो क्या है, कह रहा है कि अगर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर इमेजनरी हो, मतलब मान लो कि 3 आयोटा है, तो उसके अंदर जो थीटा की मीन्स आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा -π/2 या +π/2 होगी। वो होगी कैसे, टेन इनवर्स। अगर मैं बात करूँ y की, तो y की वैल्यू तो होगी हमारे पास 3 एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो इस केस के अंदर टेन इनवर्स ये हो गया इन्फिनिटी समथिंग अपॉन 0 इट विल बी इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी टेन इनवर्स, टेन की कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो टेन की π/2 के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो टेन इनवर्स इंटू टेन π/2, ठीक है। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी वो π/2 ही होगी आंसर हमारा, ठीक है। और आपको पता चल गया कि पॉजिटिव कब होगी। अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव, जब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जब वो इस फॉर्म में हो। देखो पहले बार केस में क्या था कि वो कुछ इस तरीके से था, आपको डिफरेंस पता चला कि जब पॉजिटिव होगा तो π/2 होगी, और जब नेगेटिव होगा तो हमारे पास -π/2 होगी। अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 3 की, जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट Z1 सॉरी एक पार्ट और रह गया हमारे पास। अगर प्योर रियल नंबर हो तो वो 0 और पाई होगी, क्यों, क्योंकि प्योर रियल नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू हमारे पास 3 होगा मान लो, प्लस 0 आयोटा। तो अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट थीटा की, तो वो हमारे पास कैसे लाई करेगा, तो टेन इनवर्स 0/3, तो टेन इनवर्स
अगर 0 होगा, यहाँ पे 0 हो गया, tan इनवर्स 0 कब होता है जब tan 0 होगा, tan 0, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास 0 हो गया। अगर मैं बात करूँ हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में हो तो हमारे पास ऊपर नेगेटिव और आ जाएगा, इस कारण से हम इसको पाई भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आर्ग्यूमेंट की, चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 है वो इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस Z2। आपको ये प्रॉपर्टीज़ अगर याद करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आपको लॉग की प्रॉपर्टीज शायद सभी को याद है। हम कह सकते हैं कि जो लॉग m डॉट n है वो इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m बाई n है वो इक्वल होता है लॉग m माइनस लॉग n, और हमारे पास लॉग m रेज टू पावर n की वैल्यू है वो इक्वल होती है n लॉग m, ठीक है। तो इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट Z1 डॉट Z2 इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस Z2, और आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 वो इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2, और आर्ग्यूमेंट Z रेज टू पावर n वो इक्वल होता है n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए आपको सीधा ये एक ट्रिक है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दे रखे हो तो आपको करना क्या है, सीधा अपने को ये निकालना है कि जो जड़ है, मान लो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई हो और इसका रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ जड़ निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ जड़ निकालने के बाद हमें अगर ये फॉर्मूलाज लगाने हैं डायरेक्ट, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है जब x प्लस आयोटा वाई हो तो हमें क्या करना है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस होगा, और जब यहाँ पे नेगेटिव होगा, 1 मिनट आपको मैं शो करता हूँ, जब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, बस यही चेंज है फॉर्मूले के अंदर, बाकी सेम है। और प्लस माइनस लगाना आपको कंपलसरी है, अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है, ठीक है ये। और आपको एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आयोटा, उसके बाद है स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स बाई 2, ये रूट के अंदर है, ठीक है। ये किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप इसको यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, आप देख लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक के अंदर बनाओ। अपने नोट्स ज़रूर बनाना, वरना अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी वीडियो देखने का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है कि हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस, मतलब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना है एक्स, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी आर्ग्यूमेंट निकाली, इस जो फॉर्म है इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट को r से डिनोट किया है, और r इक्वल होगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम सीधा डायरेक्ट फॉर्म के ऊपर जाते हैं, तो ये है हमारी फॉर्म है। आपको ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हो, तो क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपको कभी भी कोई थ्योरम वगैरह प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, वो सिर्फ आपको आंसर निकालने के लिए बोलेगा, और वो भी अगर मतलब आंसर निकालना है वो भी जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो हम सीधा अपनी जो पोलर फॉर्म है उसके ऊपर आते हैं। जो पोलर फॉर्म होती है वो इक्वल होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, मीन्स आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब पोलर फॉर्म। और अब हमारे पास आती है कि आर क्या होता है। आर हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है, सॉरी मॉडुलस होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये थीटा क्या है और थीटा की वैल्यू कब क्या होगी, कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगी, और ये कैसे चेंज करती है। इसके लिए आपको ले चलता हूँ मैं अगले पेज के ऊपर कि कैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती है। थीटा की वैल्यू हमारे पास जब हमारा जो ये देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमारे पास
जो थीटा है वो थीटा के इक्वल होगा, मीन जो थीटा है वो इक्वल होगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरे केस के अंदर, जब ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल होगा पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स के। मॉडुलस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि जब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो हम कहेंगे कि इक्वल होगा पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इसी तरीके से जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा तो ये हमारे पास होगा कि tan इनवर्स 2 पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे पास आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी जो वैल्यू, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा की तरह। इसको हम कभी भी, मतलब इसको हम इमेजिन करते हैं, ये रियल में कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि जब हमारे पास मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अगर हम क्यूब करते हैं वो इक्वल हो, देखो जो हमारे पास टॉपिक है उससे ही कंफर्म हो रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स जब क्यूब है वो इक्वल हो, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब क्यूब है वो इक्वल हो तब उसका क्यूब रूट निकालना, मीन्स तब जड़ की वैल्यू निकाल के जड़ की जो वैल्यू है वो निकालना। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि जड़ क्यूब बराबर 1 लेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्यूब है वो इक्वल टू 1 होगा। तब जब हम 1 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास होगा जड़ क्यूब माइनस 1। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो इक्वल होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक, अगर हम इस वाला जो पार्ट है जड़ माइनस 1 है, इसको अगर हम 0 के लिए इक्वल रख के करें तो जड़ इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से अगर मैं, जब हम दूसरे वाले पार्ट को इक्वल करें जड़ स्क्वेयर प्लस जड़ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो, अगर हम इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दिस फॉर्मूला, मैं एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। फोर ए सी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तीनों। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। हमारे पास b होगा, सॉरी सबसे पहले हम बताते हैं कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ जड़ स्क्वायर, b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ जड़ एंड c हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारा जो नेक्स्ट जो होता है कि अब ये हमारे पास जड़ की वैल्यू, हमारे पास जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आती है कि -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो इनको ही हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। क्या क्या होती हैं, एक होती है ओमेगा। ओमेगा के अंदर क्या होता है कि हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, और ओमेगा स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि हम इसको नेगेटिव लेते हैं। क्यों, जब हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इसके ही इक्वल आएगी, इसलिए हम इसको, हम पॉजिटिव वाले को ओमेगा लेते हैं और सेकंड वाले को ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। कैसे, देखो अगर सबसे पहले मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम निकालूं तो पहला वाला पार्ट इससे कैंसिल, उसके बाद सॉरी अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो -√3 आयोटा और प्लस √3 आयोटा दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास बचा -1/2 और प्लस के अंदर -1/2 एक और, तो हम कह सकते हैं यहाँ से आ गया -1। तो ये किसके इक्वल है, ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर के, और इसके अंदर जब हम एक और ऐड करेंगे मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो वो इक्वल होगा -1 प्लस 1 के इक्वल, तो ये 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे हमारे पास आता है कि ओमेगा है उसका जो कंजुगेट है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। कैसे? देखो ओमेगा की वैल्यू ये है, अगर हम इसका कंजुगेट करेंगे तो मीन्स आयोटा वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव होगा तो वो हमारे पास इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, अगला जो है वो है हमारे पास ओमेगा की कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर देगा कि ओमेगा रेज़ टू पावर 15 35, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये है इसको क्या करो, इसको 3 से डिवाइड करो। क्या आ गया हमारे पास? 3 1 जा 3 0 5, 3 1 जा 1 3 1 जा 3, और आगे हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आयोटा रेज़ टू पावर 35 है वो इक्वल होगा आयोटा क्यूब रेज़ टू पावर 11 इंटू आयोटा ओमेगा रेज़ टू पावर, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू 11 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू 1, तो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो गई। ओमेगा रेज़ टू पावर 35 है उसकी वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगी, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -√3 आयोटा बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ओमेगा रेज़ टू पावर 3n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अगर 3 की वैल्यू 1 है तो 3 रेज़ टू पावर n 3n की वैल्यू भी 1 ही होगी, और 3n प्लस 1 होगा तो हम ओमेगा लिखेंगे, 3n प्लस 2 होगा तो ओमेगा स्क्वायर। इफ़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड ओनली ऑन द प्लेन देन इट फाउंड एज, तो जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यूलर फॉर्मूला क्या कहता है कि ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा हो तो हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। ठीक है, और हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो इज इक्वल टू हो, तो ये जब यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे बीच में पॉजिटिव, जब यहाँ पे नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव। इनका जो प्रॉपर यूज है, जब हम अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके अंदर आपको कंप्लीट डिफाइन होगा कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n की वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो रेज़ टू पावर n की वैल्यू है वो कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की इक्वल होगी। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। उसके बाद ये जो वैल्यू है कुछ भी, ये वाला फॉर्मूला कोई नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो साइन थीटा प्लस आयोटा फॉर्मूला क्या है कि साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कोस थीटा रेज़ टू पावर n है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन n थीटा की प्लस माइनस आयोटा कोस n थीटा की, जबकि ये इक्वल होता है किसके? कोस π/2 माइनस एक्स। जैसे आपको मैं क्वेश्चन इसके अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन की स्क्रीन है तो इसके ऊपर लिखा नहीं जाता है अच्छे तरीके से। ये हमेशा मतलब ये क्या होता है कि ये इक्वल नहीं होता है। जो ये फॉर्मूला होता है इसको हमें सबसे पहले साइन थीटा है इसको हमें कोस थीटा के अंदर चेंज करना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। इसी तरीके से साइन थीटा को तो कोस थीटा में और कोस थीटा को साइन थीटा के अंदर। हमें ये ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट पोजीशन है जो रियल पार्ट है वो हमेशा कोस थीटा होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो साइन थीटा होगा, तभी जो हमारा ये डी मोवियर थ्योरम है वो लागू होगी। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद अगर हम इसका n लगाते हैं तो हम यहाँ पे n लगा सकते हैं, वरना हम इसका n का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इनका जो यूज़ है वो आपको प्रैक्टिस सेट में पता लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एक दो फार्मूला और हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n वो इक्वल होगा। देखो ये क्या कह रहा है कि देखो कोस थीटा सबसे कोस के साथ तो थीटा है प्लस आयोटा साइन फाई,
मीन्स अगर दोनों का एंगल चेंज हो फिर रेज़ टू पावर n हो तो भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा। मीन्स इस डी मोवियर्स थ्योरम की जो कुछ रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, जो रियल पार्ट है वो कोस का होना चाहिए और जो इमेजनरी पार्ट है वो साइन का होना चाहिए, तभी डी मोवियर्स थ्योरम लागू होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास जब दो से मतलब n हमारे पास वो दे रखे हों, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों और उनकी मल्टीप्लाई करनी हो, जब वो कोस थीटा मीन्स एंगल की थ्योरम में हो तो हम क्या कह सकते हैं कि उन सभी की मल्टीप्लाई वो इक्वल होती है कोस इनटू जो कोस के जितने भी एंगल्स हैं ना उनका सम प्लस साइन के जितना है प्लस आयोटा इंटू साइन है, साइन के साथ जितने भी हैं उनका सम। देखो क्या है कि देखो Z1 इंटू Z2 वो इक्वल होगा कोस के जितने भी थीटाज हैं मतलब जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम प्लस साइन थीटा इंटू साइन के जितने भी हैं उन सभी का सम। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है। और एक जो सबसे ज़रूरी है कि हम कभी भी जो आयोटा मीन्स इमेजनरी जो नंबर्स हैं उनको कभी भी हम इनइक्वालिटी की थ्योरम्स को सेटिफाई नहीं करता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इमेजनरी नंबर्स हैं वो कभी भी इनइक्वालिटी की जो थ्योरम्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता। हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है या ये बड़ा है। ठीक है, ओके, हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो या तो आ जाएगी वरना सुबह आपको मॉर्निंग के अंदर मिल जाएगी जिसके अंदर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ओके, बाय।